आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की, तो ये रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी का एक ख़ास सिस्टम जिसे कि इम्यून सिस्टम कहा जाता है वो जनरेट करता है। और इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है मुख्तलिफ तरह के वायरसेस से, बैक्टीरिया से, या फिर हम कहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जो कि फॉरेन पार्टिकल हैं, बॉडी के बाहर मौजूद हैं और वो बॉडी के अंदर एंटर होके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम ये बात करें कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, तो जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई पैथोजन पैथोजन जो है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट को कहा जाता है, जब वो बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हो, हमारी बॉडी का फर्स्ट कांटेक्ट हो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो कि बॉडी के सेल्स नहीं है उनके अलावा कोई बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसे एंटीजन कहा जाता है। अब अगर हम फेजेस की बात करें कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ फेजेस में। तो सबसे पहला जो फेज होता है उसे लैग फेज कहते हैं। यहाँ पर हमने अपने सामने डायग्राम रखी है जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर बॉडी का इंटरेक्शन हो किसी पैथोजन के साथ तो हमारी बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। और लैग फेज को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वो वाला टाइम होता है जब किसी पैथोजन का फर्स्ट इनकाउंटर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा हुआ भी है कि जो फर्स्ट इनकाउंटर होगा या इनिशियल एक्सपोजर होगा, तो उस टाइम से लेकर जब तक कि हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं हो जाती, उस टाइम तक को जो है वो लैग फेज कहा जाता है। और इसमें अगर हम देखें कि टाइम कितना लग जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन जो है वो 1 हफ्ता भी लग जाता है। और लैग फेज में हो क्या रहा होता है कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई भी वायरस, जैसे अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर लें कि वो जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। और वो क्या है? पैथोजन। पैथोजन यानी कि कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है। तो हमारे इम्यून सेल्स जो हैं उनमें से एक मैक्रोफेज है जो कि इसको इनगल्फ कर लेता है, यानी इसको निगल लेता है। और इनगल्फ करने के बाद ये उसे प्रेजेंट करता है उसके पार्ट्स को अपनी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर, यानी इसे हम क्या कहेंगे? एंटीजन, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। अब ये वाले जो सेल हैं इन्हें हम ए पी सी भी कहते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसके पास खास किस्म के मार्कर्स होते हैं जिन्हें एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब जो खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें बी सेल्स और टी सेल्स कहा जाता है, तो ये बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। और किस तरह से होंगे कि जो टी सेल्स हैं, और उसमें से भी हम देखते हैं कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो बाइंड करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। और जब वो बाइंड करते हैं उसके बाद वो ख़ास किस्म के कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बी सेल्स को। और बी सेल्स जो हैं फिर वो बाद में जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और मेमोरी सेल्स बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका काम है ख़ास किस्म की वाई शेप प्रोटीन्स बनाना। ये जो वाई शेप प्रोटीन्स हैं इन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने में तकरीबन जो है वो 1 हफ्ता लग जाता है, यानी 1 वीक लग जाता है। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे कि ये लैग फेज है। फर्स्ट इनकाउंटर से लेके ब्लड में एंटीबॉडीज डिटेक्ट होने तक का जो प्रोसेस है वो लैग फेज कहलाता है। उसके बाद वाला जो फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज कहलाता है। एक्सपोनेंशियल फेज जिसके अंदर प्लाज्मा सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है। जैसे ऊपर हमने बात की थी ना कि जो बी सेल्स हैं वो मिच्योर हो जाते हैं और मिच्योर होने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। और प्लाज्मा सेल्स जो हैं
उन्हें हम डिफरेंशिएटेड बी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ख़ास जो हैं वो डिफरेंशिएट हुए हुए होते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है, या फिर अगर हम कहते हैं कि टेटनस जो है जिस वजह से होता है, उसको कॉज जो करता है वो एक बैक्टीरिया है जिसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं कि वो है, तो उसका यानी वो क्या होगा, वो एंटीजन है। तो उसके लिए प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होके खास किस्म के जो बी सेल्स हैं वो बनाते हैं, जिन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। और वो उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज जो हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब प्लाज्मा सेल्स का नंबर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी इंक्रीज करेंगी और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी। यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि वाई शेप प्रोटीन्स जो हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इस फेज़ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज़। जो नेक्स्ट फेज है वो स्टेडी फेज या प्लेटू फेज कहलाता है। और इस फेज में एंटीबॉडीज का जो लेवल है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जितने एंटीबॉडीज डिग्रेड हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं उतने ही न्यू एंटीबॉडीज बन रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने ग्राफ भी देख रहे हैं, और इसमें हम जो है वो लैग फेज भी देखते हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि हम कह रहे हैं कि किसी भी पैथोजन के साथ जब इनकाउंटर होता है, अगर हम टेटनस की बात करें कि वो किस वजह से हो रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से। तो अब इस बैक्टीरिया के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो 1 वीक तक जो है क्या होगा, टाइम लगेगा कि एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर आए। उसके बाद वाला फेज जो है वो जिसमें हम कहते हैं शार्प राइज आता है, यानी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में बन रही होती हैं, उनका नंबर इंक्रीज करता है, वो लॉग फेज है। जब पीक आ जाती है तो उसके बाद हमें ग्राफ जो है वो सीधा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बल्कि वो अपना नंबर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर ग्राफ में ये वाला जो एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले रही हैं, और ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हम नंबर ऑफ सेल्स को ले रही हैं, या हम कहेंगे यहाँ पर हम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज को ले रहे हैं। उसके बाद वाला जो फेज है उसे कहा जाता है डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में एंटीबॉडीज का नंबर जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। उसका नंबर क्यों डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पैथोजन था, जैसे यहाँ पर कहते हैं हम कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो था, अब वो ख़त्म हो गया है, अब वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो अब उन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इन एंटीबॉडीज़ की जब ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी जो मेच्योर होना है या उनका सिक्रीट होना है उसको कम किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। जब उनको कम किया जाएगा तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो है वो एंटीबॉडीज़ का नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो देखे हमने 4 फेजेस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, तो ये वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें किसी एंटीजन का बॉडी के साथ कुछ अरसे बाद दोबारा इनकाउंटर हो जाए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है वो दोबारा अगर बॉडी के ऊपर अटैक करे, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में जो है जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसका अगर हम लैग फेज को देखें तो वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है।
और एंटीबॉडीज जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो ब्लड में हमें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने बात की थी ना कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसका जो लैग फेस होता है उसमें तकरीबन वीक लग जाता है, 7 या 7 से ज़्यादा डेज भी लग सकते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसमें फ़ौरन से बहुत जल्दी से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और उसकी वजह ये है क्योंकि जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है किसी भी एंटीजन का बॉडी के साथ, तो जब प्लाज्मा सेल्स बनते हैं या फिर हम कहते हैं कि टी और बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं और वो साथ में मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, जैसे मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स भी बन रहे होते हैं। अब ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये क्या करते हैं, फौरन से पहचान लेंगे कि ये सेम एंटीजन का अगर दोबारा इनकाउंटर होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही एंटीजन है, हम कहते हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं इन्होंने फ़ौरन से उसको रिकग्नाइज किया, जल्दी से तेज़ी से जो है वो प्लाज्मा सेल्स का नंबर इंक्रीज करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ौरन से ब्लड के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये फास्ट फास्ट होता है यानी कि तेज़ होता है, तो इसकी वजह से जो एंटीजन है वो जल्दी से बॉडी के अंदर से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हम देख रही हैं यहाँ पर, इसे कुछ अरसे तक ब्लड में रहती हैं ताकि इस चीज़ को इंश्योर कराया जाए, यानी इस चीज़ की जो है वो यकीन दहानी कराई जाए कि अब जो एंटीजन है यानी कि बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल जो कि हम कह रही हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है वो बॉडी के अंदर कहीं मौजूद तो नहीं है, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर बॉडी से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कुछ अरसे तक एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड के अंदर रहती हैं। तो इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जो कि सेम एंटीजन दोबारा अगर इनकाउंटर करे हमें नज़र आता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में।